41 आपकी जिंदगी में मेरी जगह। अति की गाड़ी अब सीधा कॉलेज ही आकर रुकी। जैसे ही वो बाहर आई, सामने इतने बड़े कॉलेज और इतने हाई फाई लड़के लड़कियों को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरानी से उन्हें देखती रही। ऐसा नहीं था कि वो उन लोगों से कम लग रही थी, बल्कि इस वक्त जिस गाड़ी में वो कॉलेज आई थी, वो पूरे कॉलेज एरिया में खड़ी सबसे महंगी गाड़ी थी। हर कोई उस गाड़ी को आंखें फाड़ कर देख रहा था। जब उस गाड़ी में से अति बाहर आई तो सबकी नजरें उस पर टिक गई थी। उसकी खूबसूरती तो वैसे भी सबको बुत बनकर खड़ा रहने पर मजबूर कर दे। लड़के तो दीवानों की तरह उसे निहार रहे थे, जबकि लड़कियां उसका रंग रूप और उसका हाई फाई स्टेटस देखकर ही जलभुन कर रह गई थी। उसके साथ आए बॉडीगार्ड में से एक आगे आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अति उसके यूं अचानक आ जाने से एकदम से डर गई, पर उसके कपड़े देखकर वो समझ गई थी कि ये आदमी जश्न का भेजा हुआ ही है। लेकिन जब उसने कहा कि जश्न जी ने उसे पूरा दिन उसके साथ रहने के लिए ही कहा है, तो उसे समझ नहीं आया कि वो दुखी हो या मुस्कुराए। इस बात से खुश हो कि जश्न को उसकी फिक्र है, या फिर इस बात से दुखी कि अब उसे हर वक्त एक कैद में रहना होगा। मैं जश्न जी का असिस्टेंट हूँ, प्लीज आप पहले मेरे साथ प्रिंसिपल सर से मिलने चलिए, एक आदमी ने कहा तो अति उसके साथ चल दी। प्रिंसिपल सर उसे देखकर मुस्कुराए और फिर उससे बात करने के बाद खुद उसे क्लास में छोड़ने आए। स्कूल के प्रिंसिपल को इस तरह किसी स्टूडेंट के साथ उसकी क्लास में जाते देख स्टूडेंट्स और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप जश्न जी को बताने से पहले आप मुझे बताइएगा, उस प्रिंसिपल ने कहा तो अति ने हैरानी से उन्हें देखा और फिर मन ही मन बोली, ये अकड़ की दुकान हर किसी के लिए हिटलर बनकर घूमता है, सबको डरा कर रखता है, पता नहीं खुद भी किसी से डरता होगा या नहीं। क्लास में अति आई तो सारे स्टूडेंट्स उसी की तरफ देख रहे थे। सबकी नज़र खुद पर पाकर अति को बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो जल्दी से जाकर खाली सीट पर बैठ गई। लेकिन उसके साथ वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी। जहां बाकी सब स्टूडेंट्स का ध्यान उसकी तरफ ही था, वही वो लड़की सिर्फ अपनी किताबों में डूबी हुई थी। एक एक करके अति ने सारी क्लासेस अटेंड की। कुछ लड़के थे जो बार बार उसके आसपास घूम रहे थे, लेकिन उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। लड़कियां भी उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर कि वो काफी अमीर और बड़े घर की लग रही है, पता नहीं उससे बात भी करेगी या नहीं, इसलिए आगे ही नहीं आई। यूं ही पूरा दिन बीत गया। पहला दिन होने के कारण अति को थोड़ी बहुत मुश्किल आई, लेकिन जब भी वो थोड़ी परेशान सी होती तो वो बॉडीगार्ड जिसका नाम संदीप था, वो एकदम से उसके सामने आ जाता और उससे उसकी प्रॉब्लम पूछकर चुटकियों में ही हल कर देता। दोपहर होने तक वो कॉलेज ही रही। उसने गाड़ी में आकर अपना फोन चेक किया, जिस पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं था। उसने सोचा था शायद जश्न ने उसे कॉल किया हो, लेकिन ना ही उसका कोई मैसेज आया और ना ही कोई कॉल, इसलिए उसका चेहरा उतर गया। घर वापस जाने की सोच से ही उसे घबराहट हो रही थी, जाने वो सबका सामना कैसे करेगी। अगर नियति जी ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो, वो सोच ही रही थी कि गाड़ी शेखावत मैंशन में आकर रुकी। अंडस्को नियति उस वक्त हाल में रागिनी जी और मनीषा के साथ ही थी। अति के कॉलेज जाने के बाद जश्न भी ऑफिस चला गया था और अब तक वापस नहीं आया था। अति अंदर आई और चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगी, नियति ने उसे टोका और बोली, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सुबह तुम भी जल्दी में थी और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए तुमसे बात ही नहीं कर पाए। आओ थोड़ी देर हमारे साथ बैठो, थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाएगी और जान पहचान भी। रागिनी जी और मनीष अभी एविल स्माइल के साथ उसे देख रही थी। अति को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि नियति को क्या जवाब दें। अगर उसने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब उसके पास ना हुआ, तो अब तो जश्न भी नहीं है जो उसकी जगह जवाब दे देगा। मैं थोड़ा थक गई हूँ, इसलिए थोड़ी देर आराम करने का मन कर रहा है, क्या मैं आपसे बाद में बात करूं, उसने नरमी से कहा। लेकिन उसकी बात सुनकर नियति की भौहें तन गई। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था? तुम हमारी मेहमान हो, बस इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन तुम तो शायद खुद को कहीं की राजकुमारी समझती हो कि तुमसे बात करने के लिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। नियति ने पूरे एटीट्यूड के साथ अपनी जगह से खड़ी होकर कहा। उसी वक्त जश्न जो अभी अभी वापस आया ही था कि दरवाजे पर नियति की बात सुनने के लिए रुक गया था। वो बोला, तुम गलत समझ रही हो नियति, अति का मतलब वो नहीं था। आज उसका कॉलेज में पहला दिन था, इसलिए शायद वो कुछ ज्यादा ही थक गई है। ठीक वैसे ही जैसे तुम सुबह थक गई थी जब मैं तुमसे बात करना चाहता था। जश्न को देख सब चौंक गए। हाँ आप शायद ठीक ही कह रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम जाओ, डिनर के वक्त बात करते हैं हम। नियति ने अति से कहा तो वो गुस्से से जश्न को देखती हुई ऊपर चली गई। जश्न ने उसे यूं देखा तो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नियति भी उसके पीछे पीछे आने लगी, लेकिन जश्न सीढ़ियों पर रुककर पलट कर बोला, क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफी बना दोगी? आज बहुत दिनों बाद तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का मौका मिला है। नियति उसे मना नहीं कर पाए और मुस्कुरा कर किचन की तरफ बढ़ गई। जश्न जल्दी से कुछ सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसे जाते देख रागिनी भी जल्दी से किचन की तरफ भागी। अति कमरे में आई और अपने कपड़े ढूंढने लगी, क्योंकि उसे चेंज करना था, लेकिन अलमारी से उसका सारा सामान गायब था। उसका बाकी सामान भी कमरे में उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजे पर जश्न के कदमों की आहट पाकर उसने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। आखिर इस कमरे में और आपकी जिंदगी दोनों से मेरी जगह खत्म हो गई, उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसकी आंखें नम थी। लेकिन जश्न ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गया। 42 सिर्फ मेरी बेबी डॉल। अति को गोद में उठाकर जश्न कमरे से बाहर ले आया और फिर अपने कमरे के बिल्कुल साथ वाले कमरे में ले गया। ये कमरा भी लगभग जश्न के कमरे जैसा ही था, लेकिन इस कमरे में उसकी और नियति की तस्वीरें नहीं थी।
उसने पहले अति को नीचे फर्श पर उतारा और फिर जाकर दरवाजा बंद किया। कमरे में जगह मायने नहीं रखती, लेकिन जिंदगी में तुम्हारे अलावा और किसी के लिए जगह नहीं। जश्न कहते हुए उसके करीब बढ़ा तो अति हल्का सा व्यंग से मुस्कुराए और बोली, बातें काफी अच्छी कर लेते हैं आप, और अपनी बातों से किसी को पागल भी बहुत जल्द बना देते हैं। तभी तो मैं पागल हो गई, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है। उसने कमरे में रखे अपने सामान को देखते हुए कहा। क्या समझ में आ गया? जश्न ने उसे अपने करीब खींचते हुए पूछा और उसकी कमर पर अपने हाथ रख दिए। बच्ची नहीं हूं जो इतनी सी बात नहीं समझ पाऊं कि अब आपके जिंदगी में, आपके कमरे में और आपके घर में मेरी कोई भी जगह नहीं। आपकी पहली बीवी आपके पास वापस आ चुकी है और मैं तो आपकी बीवी हूं भी नहीं, सिर्फ एक मांग में सिंदूर भर देने से शादी नहीं हो जाती। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, बच्ची हो बच्ची बनकर रहा करो। जश्न ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, लेकिन अति ने गुस्से से उसकी उंगली अपने होठों से हटाए और बोली, मैंने कहा ना मैं बच्ची नहीं हूं। जश्न ने बड़े कातिलाना अंदाज से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर उसे यूं ही कमर से पकड़कर धीरे धीरे दीवार की तरफ ले गया। अति गुस्से से उसे देख रही थी, लेकिन उसके गुस्सा का जश्न पर कोई असर नहीं था। बच्ची ही हो तुम, उसने उसे दीवार से लगाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन अति ने उसके सीने पर अपने हाथ रखे और उसे हल्का सा धक्का देते हुए बोली, क्या बार बार बच्ची बच्ची लगा रखा है? मैंने कहा ना मैं कोई बच्ची नहीं हूं, और अगर अब एक बार भी और। वो कहते कहते ही रुक गई, क्योंकि जश्न ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए थे और अब उसके मुंह से शब्दों की जगह एक आह निकल गई। जश्न के ठंडे होठों ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था। मेरी बच्ची ही हो तुम, सिर्फ मेरी ही, बताओ हो ना? उसने उसकी गर्दन पर अपने होठों को चलाते हुए ही पूछा और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में जकड़ते हुए दीवार से लगा दिया। अति की सांसें बहुत तेज हो चुकी थी। जश्न का उसके करीब आना उसे हर बार बेकाबू करने लगता था। वो पागलों की तरह खुद पर काबू खोने लगती थी और अब तो जश्न हद ही कर रहा था। जो एहसास अति को महसूस होते थे उन्हें रोक पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात को ना मानते हुए, नहीं नहीं हूं, बड़बड़ाए। हो तुम मेरी बेबी डॉल, मेरी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची हो, बताओ हो या नहीं? कहते कहते जश्न उसकी कॉलरबोन की तरफ बढ़ा और फिर एकदम से नीचे उसके क्लीवेज तक आ गया तो अति को महसूस होने लगा कि जैसे किसी ने उसके तन बदन में आग लगा दी हो, उसके रोंगटे खड़े होने लगे। वो पूरी तरह से बेकाबू हो गई और अपने एहसासों से मजबूर होते हुए जल्दी से बोली, हाँ हूँ, आपकी बच्ची हूँ, सिर्फ मेरी। जश्न ने अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए पूछा तो अति ने हल्का सा उसकी गाल से अपना गाल रगड़ा और बोली, सिर्फ आपकी? उसकी सांसें भी गर्म हो चुकी थी। इन सब में कब उसकी आंखें बंद हुई उसे पता ही नहीं चला, और अब जब उसने अपनी आंखें खोलकर सामने जश्न की तरफ देखा तो वो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ नियति किचन में आ गई तो रागिनी जी भी उसके पीछे पीछे आए और रागिनी जी के पीछे पीछे मनीषा भी। मनीषा को गुस्से से देखते हैं रागिनी जी नियति के पास आए और बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस कॉफी से ज्यादा अपने पति पर ध्यान देना चाहिए? बहुत वक्त से तुम दोनों अलग अलग रहे हो, ऐसे में तुम दोनों को ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। अभी अभी जश्न ऑफिस से आया है, काफी थका हुआ होगा। कॉफी मैं पहुंचा दूंगी, तुम जाकर उसकी थकावट दूर करो। उद्धरण चिन्ह। नियति ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और फिर कुछ समझते हुए किचन से निकलकर अपने कमरे की तरफ चली गई। अंडस्को। जश्न को खुद पर मुस्कुराते देख अति और भी ज्यादा चिढ़ गई और गुस्से से उसे खुद से दूर कर अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन बाथरूम में एंटर करने से पहले उसने एक बार पलटकर जश्न की तरफ देखा और इस तरह मुंह बनाया जैसे कह रही हो, नहीं हूं मैं बच्ची। लेकिन उसी वक्त जश्न ने भी अपने होठों पर गोल गोल जीभ घुमाई तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और वो खींचते हुए बाथरूम में चली गई। अंडस्को। नियति कमरे में आई तो जश्न उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जश्न जी आप बाथरूम में है क्या? पूछते हुए वो बाथरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला पीछे से आवाज आई, क्या हुआ, आज मुझे नहलाने का मन कर रहा है क्या तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। एकदम से जश्न की आवाज सुनकर वो डर गई और पीछे की तरफ पलटी। पीछे जश्न कमर से नीचे तौलिया बांधे और एक तौलिया गले में लटकाए खड़ा था। वो मैं तो बस पूछ रही थी कि कॉफी। उद्धरण चिन्ह। कॉफी को मारो गोली। आओ दोनों चलकर इकट्ठे नहाते हैं, पानी भी बचेगा और बहुत दिनों से तुम्हारे करीब नहीं हुआ हूं तो। कहते हुए उसने तौलिया घुमाया और नियति की कमर पर रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। नियति के हाथ उसके सीने पर आ लगे तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी जलती हुई भट्टी पर अपना हाथ रख दिया हो। उसने जल्दी से नहीं कहते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन फिर अगले ही पल उसने जश्न की गर्दन पर अपने हाथ लपेटे और उसे अपने करीब खींचते हुए बोली, नहीं, मेरा मतलब हाँ क्यों नहीं, मैं खुद अब अपने आप को आपसे दूर नहीं रखना चाहती। जश्न उसकी बात सुनकर एकदम हैरान रह गया, लेकिन उसकी हैरानी तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब नियति उसके सीने पर होंठ रखते हुए बोली, मैं भी आपके करीब होकर आपको महसूस करना चाहती हूँ, हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म करना चाहती हूँ। जश्न को तो जैसे एक 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वो कुछ कहने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही अचानक उसकी नजर दरवाजे पर गई जहां अति आंखों में नमी भरकर खड़ी थी। उसके हाथों में जश्न का फोन था जो वो शायद उसके कमरे में ही भूल आया था। आगे जारी है। यार कितनी बार कहूं कि कमेंट कर दिया करो, ढंग से कमेंट भी नहीं करते आप लोग, और फिर आप लोगों को दिन में 2 पार्ट भी चाहिए, नाइस लिख कर चले जाते हो। मैं भी एक ही चीज बार बार रिपीट करूंगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या? 43 ठंडक चाहिए। अति दरवाजे पर फोन लिए खड़ी थी। जश्न ने उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी नजरें फेर ली। उसकी आंखों में आंसू मुश्किल से ही रुके हुए थे।
वो बस जल्दी से अपने कमरे में जाकर खूब सारा रोना चाहती थी। जिस तरह जश्न उसके करीब होता था उसी तरह वो नियति के करीब खड़ा था। कैसे समझे वो इस इंसान को जो एक तरफ उसके पास आकर उस पर प्यार लुटाता है, हक जताता है और दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में किसी और के करीब चला जाता है। एक इंसान दो चेहरे लेकर कैसे घूम सकता है? क्या सच है, क्या झूठ है, वो नहीं जानती, लेकिन जो अपनी आंखों से देख रही थी उसे भी नहीं तो झुठला सकती थी। वो पहले तो यूं ही वहां से वापस जाने को हुई, लेकिन फिर धीमे धीमे कदमों से अंदर आए और वो फोन टेबल पर रखते हुए बोली, माफ करिएगा आप दोनों को डिस्टर्ब किया, लेकिन ये फोन देना जरूरी था। नियति अभी भी जश्न के गले में बाहें डालकर खड़ी थी। जश्न ने खुद उसके हाथों पर हाथ रखे और उसकी बाहें नीचे कर दी। उसके ऐसे करने से नियति की बाहें तंग गई, लेकिन फिर वो झूठा मुस्कुराते हुए आगे आए और अति की तरफ देखते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये फोन तुम्हारे पास आया कैसे? ये तो जश्न जी का फोन है जो वो एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करते। दूर तो मैं तुम्हें भी खुद से नहीं जाने देता था, लेकिन तुम भी तो दूर चली गई थी ना। पीछे से जश्न ने एकदम कड़कती हुई आवाज में कहा तो नियति पलटी और बोली, वो सब तो एक हादसा था। ये घर भी बहुत बड़ा है और यहाँ ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं जहाँ कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है। इतनी चिंता मत करो, और अगर चिंता करनी ही है तो अपने पति की करो। आज सच में तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का मन था, लेकिन तुम तो शायद पूछताछ करने में बिजी हो। खैर कोई बात नहीं, मेरे लिए कॉफी अति ले जाएगी। जश्न ने कहा तो अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, कितना ढीठ है ये बंदा। आप जानते हैं इस वक्त मेरी क्या हालत हो रही होगी, लेकिन फिर भी आपको कॉफी की पड़ी है। मन करता है एक पूरा टब कॉफी बनाऊं और उसमें आपको डुबो दूं। वो क्यों बनाएगी आपके लिए कॉफी? बनाओगी ना मेरे लिए एक कप कॉफी? उद्धरण चिन्ह। नियति और जश्न बारी बारी से एक साथ बोले। अति बेचारी उन दोनों को देखती रही, वो पहले जाकर अपने दिल को रोए या इस हस्बैंड वाइफ के बीच में चक्की बनकर पिसे। पर दिल तो दिल है जो ना चाहते हुए भी बस जश्न की ही बात मानता रहता है। उसने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। नियति उसे देखती रही और वो कमरे से बाहर चली गई। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? छोड़ो जो भी कह रही थी, बातें बहुत कर ली, अब थोड़ा एक्शन हो जाए, जश्न ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर से नियति की तरफ बढ़ा। उसे अपने करीब आते देख उसका वो तपता हुआ बदन फिर से नियति को याद आ गया और वो हड़बड़ाते हुए बोली, वो मुझे याद आया, मैंने आपके लिए कॉफी के साथ नाश्ता भी रेडी करवाना था। मैं बस अभी आई। इतना कहकर वो जल्दी से कमरे से भाग गई। जश्न मुस्कुराया और फिर अपना टॉवल बेड पर फेंक कर नहाने चला गया। तुम्हें जश्न जी के लिए कॉफी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनकी बीवी हूँ और उनका मेरे हाथ से बनी कॉफी पीने का मन था तो मैं बना देती हूँ। तुम्हें उनका कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं। अति जो पहले ही बुरी तरह से खींच चुकी थी, किचन में खड़ी कॉफी बना रही थी, लेकिन कॉफी से ज्यादा ध्यान तो उसका जश्न पर था जो ना जाने उसके ख्यालों में नियति के साथ क्या क्या कर रहा था। वो नियति की तरफ पलटी और बोली, मन तो शायद उनका आपके हाथ की कॉफी पीने का ही था, लेकिन आपने बनाई नहीं इसलिए उन्होंने मुझे बोल दिया। खैर अब आप आ ही गई है तो आप भी बना लीजिए, उन्हें जिसकी कॉफी पीनी होगी पी लेंगे। अति ने भी उसे उसी के तरीके से जवाब दिया तो नियति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है? इस घर में मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। क्या करूं, मेरी जुबान मेरे बस में नहीं। होती तो शायद इससे भी ज्यादा चलती, और रही बात इस घर में रहने ना रहने की, तो मैंने कब कहा कि मुझे इस घर में रहना ही है? आप चाहे तो निकलवा दे, लेकिन शायद चाहने से कुछ होता नहीं ना। उसकी इस जवाब ने तो नियति को और भी ज्यादा भड़का दिया था। वो अभी उसे गुस्से से देख ही रही थी कि अति ने कॉफी कप में डाली और फिर कप ट्रे में रखते हुए बोली, जानती हूँ सारे हक और जिम्मेदारी आपकी ही है, लेकिन अगर मुझसे जश्न जी ने कुछ कहा है तो करें, बिना रह नहीं पाऊंगी। इतना कहकर वो बिना रुके ट्रे लेकर किचन में से बाहर आ गई। पीछे से नियति ने गुस्से से वहां पर रखे बाकी सामान को देखा और अपने हाथ से नीचे फेंक दिया। वो गुस्से से कांप रही और फिर कुछ सोचते हुए गुस्से में ही किचन से बाहर निकल गई। अति कमरे में आई तो दरवाजा खुला देखकर बड़बड़ाई, जब मैं इस कमरे में थी तो पूरे दिन में 1 मिनट के लिए भी दरवाजा नहीं खुलता था, और अब जानबूझकर मुझे जलाने के लिए पूरा दिन दरवाजा खुला रखेंगे, पर मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे किसी के भी कितना भी करीब हो, मैं क्यों रोऊं? कहते कहते ही वो रुआंसी हो गई थी। वो अंदर आई तो अभी भी जश्न कमर पर टॉवल लपेटे ही खड़ा था, लेकिन अब वो नहा चुका था। उसने एक नज़र उसे देखा और फिर कॉफी टेबल पर रखकर वहां से जाने लगी कि जश्न ने जल्दी से आगे आकर उसका हाथ पकड़ा और बोला, नाराज हो? मैं भला आपसे नाराज क्यों होऊंगी? मुझे तो ना आपसे रूठने का हक है और ना ही आपको मनाने का। कॉफी पी लीजिए, आपकी बीवी जैसी तो नहीं बनाई होगी, लेकिन जैसी भी आती थी बना दी। इतना कहकर ही उसने अपना हाथ छुड़वाया और फिर एक नज़र नाराजगी से जश्न को देखकर वहां से जाने के लिए पलट गई, लेकिन जैसे ही वो पलटी उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे खड़ी नियति के हाथ में पकड़ा हुआ गरम गरम कॉफी का कप उसके हाथ पर गिर गया था। वो दर्द से चिल्लाई और बिलख कर रोने लगी। उसका पूरा हाथ लाल हो चुका था और वो कांप रहा था। उसे दर्द से कराहते देख नियति के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर रही थी, लेकिन जश्न उसे दर्द में देखकर तड़प उठा था। वो जल्दी से उसकी तरफ आया और उसे गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया और जाते जाते बाथरूम का दरवाजा भी बंद कर गया। नियति हैरानी से उसे देखती रही। जश्न में उसका हाथ चलते हुए पानी के नीचे किया और बोला, काम डाउन बेबी डॉल, अभी ठीक हो जाएगा। एक तो चाय की जलन और दूसरा जश्न का उसे बेबी डॉल कहना। अति और भी ज्यादा खींचने लगी। उसने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन जश्न ने उसकी कलाई कसकर पकड़ी और बोला, कहा ना शांत रहो, जितना गुस्सा करना है बाद में कर लेना, अभी बिल्कुल चुप रहो।
उसने वहीं बाथरूम में एक तरफ लगी अलमारी में से फर्स्ट एड किट निकाली और उसमें से एक दवाई निकालकर उसे लगाने लगा। अति की आंखों में आंसू आने लगे थे, जिस्म के दर्द से या दिल के दर्द से पता नहीं। कुछ फर्क पड़ा? जश्न ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा तो अति ने बड़ी बेचारगी से उसकी तरफ देखा और बोली, ओह, अभी भी बहुत जल रहा है। ठंडक चाहिए? जश्न ने फिर से सवाल किया तो अति ने रोते हुए ही अपना सिर हाँ में हिलाया। अगले ही पल जश्न उसके और भी ज्यादा करीब हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके होंठों को चूमने लगा। जश्न जी, दरवाजा खोलिए, नियति ने दरवाजा पीटते हुए कहा, लेकिन जश्न तो अति के होठों को पीने में लगा हुआ था और उसका पूरा साथ दे रही थी अति खुद। हाथ की जलन का तो पता नहीं, लेकिन दिल को काफी हद तक ठंडक मिल चुकी थी। 44 थोड़ा बहुत सेक तो लगना चाहिए। नियति बाहर दरवाजे पर खड़ी जश्न को दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी, लेकिन जश्न अंदर अति को ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसके इस बर्ताव से नियति का चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसके सामने ही जश्न अति को अपनी गोद में ऐसे कैसे उठाकर ले गया और अब दरवाजा भी बंद कर लिया। वो अपना आपा खोने पर मजबूर हो रही थी। अति ने लगातार दरवाजा पीटने की आवाज सुनी तो जिनके होठों से अपने और अलग किए और उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में बेचारे की भी थी और नाराजगी थी, जिसे जश्न साफ देख सकता था। रोका क्यों? ठंडक नहीं चाहिए अब? जश्न ने पूछा तो अति को गुस्सा भी आया और शर्म भी आने लगी। आपकी बीवी बाहर आपका इंतजार कर रही है, अभी तो वो सिर्फ दरवाजा पीट रही है, जब आप बाहर जाएंगे तो आपको भी पीट देगी। जश्न ने आंखें छोटी करते हुए तुझे देखा और बोला, पिटने के लिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन अगर मेरी बीवी पीटे तो? उसने जिस लहजे में कहा था और नजरें जिस तरह उस पर उठाई थी, उसका बीवी शब्द से मतलब अति से था। ये बात अति समझ गई, लेकिन उसे ये भी पता था कि जश्न जितना मर्जी कह ले, लेकिन उसकी असली बीवी वो नहीं, नियति ही है और वो चाहकर भी उसकी जगह नहीं ले सकती और इसी बात ने उसका मूड फिर से खराब कर दिया था। इसलिए वो खुद ही उठी और आकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही नियति अंदर जाने को हुई, लेकिन अति को बाहर आते देख वो पीछे हुई और उसे गुस्से से देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ बाथरूम में बंद होने की? कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? मेहमान है, मेहमान बनकर रहो, अगर सिर पर चढ़ने की कोशिश की तो। वो बोल ही रही थी कि पीछे से जश्न बाथरूम से बाहर आया। उसने अभी भी टॉवल ही लपेट रखा था, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही अति बोली, खुद अपने पैरों से अंदर नहीं गई थी, आपके पति ही गोद में उठाकर लेकर गए थे, इसलिए जो सवाल करना है उनसे करिए। मुझे ना ही कोई जवाब देना है और ना ही और कुछ सुनना है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। किसी सवाल का जवाब चाहिए क्या तुम्हें? जश्न ने कहा तो नियति ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, आप बहुत बदल गए हैं। पहले आपने कभी मेरे साथ ऐसे बर्ताव नहीं किया और ना ही इस तरह से बात की। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप अति को गोद में उठाकर बाथरूम में ले गए, इस बात से मेरे दिल पर क्या बीतेगी? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें अपने जश्न पर विश्वास नहीं? जश्न ने उसके करीब होते हुए पूछा और उसे कमर से पकड़कर एकदम से खींच लिया। नियति एकदम से उसके सीने से आ लगी और उसके माथे पर पसीना आने लगा और उसकी धड़कनें भी तेज हो गई थी। जश्न ने उसे इस तरह देखा तो हल्का सा मुंह बनाते हुए बोला, मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मेरी नियति मुझ पर शक करेगी। दरवाजा गलती से बंद हो गया और फिर मैं अति के हाथ पर दवाई लगाने में इतना बिजी हो गया कि दरवाजा खोल नहीं पाया, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में इस तरह सोचोगी। प्लीज आप ऐसे मत उदास होइए। गलती मेरी ही है जो मैंने आप पर शक किया, ये जानते हुए कि आप तो सिर्फ मेरे हैं, कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। प्लीज सॉरी। अब आप जल्दी से कपड़े पहनकर नीचे आ जाए, मैंने आपके लिए स्पेशल डिनर बनवाया है और आपका पसंदीदा टोमेटो सूप भी। इतना कहकर ही वो जल्दी से जश्न से अलग हो गई और कमरे से बाहर चली गई। जश्न ने बाहर जाते हुए देखा और फिर एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, टोमेटो सूप, बहुत मजा आएगा फिर तो। जश्न और अति दोनों एक साथ ही डिनर के लिए अपने कमरे से बाहर आए। भले ही उस पल में अति बहक गई थी, लेकिन उसकी नाराजगी अभी भी जारी थी। उसने जैसे ही जश्न को देखा, उसके और नियति के पल तस्वीरों की तरह उसकी आंखों के आगे घूमने लगे। वो गुस्से से उसे देखते हुए नीचे की तरफ बढ़ गई। उफ, मेरी बेबी डॉल का गुस्सा, जश्न ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा और फिर उसके पीछे पीछे नीचे आया। जश्न आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन अति अभी भी खड़ी थी। जश्न के बैठते ही उसकी एक तरफ की चेयर पर मनीषा बैठ गई। अति उसकी दूसरी तरफ की चेयर पर बैठने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तब तक नियति वहां पर आए और उसके साथ बैठ गई। जश्न के साथ बैठते ही वो अति की तरफ देखकर व्यंग से मुस्कुराने लगी। अति का अब वहां पर रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी कोई इशू ना बने इसलिए उसे मजबूरन नियति के साथ वाली चेयर पर बैठना पड़ा। एक नौकर ने सबसे पहले टोमेटो सूप ही सर्व करना शुरू किया। बाउल में गरम गरम सूप देखकर जश्न के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक बाउल सूप ले लिया और फिर नौकर ने बाकी सबको भी एक एक बाउल सर्व कर दिया। नियति जो टेबल पर अपने दोनों हाथ रख मुस्कुराते हुए जश्न को देख रही थी, एकदम से चीख पड़ी और अपने दोनों हाथों को झटकाते हुए बंदरों की तरह कूदने लगी। उसके दोनों हाथों पर एक साथ गर्म गर्म सूप गिर गया था, एक जश्न की तरफ से और दूसरा अति की तरफ से। वो अभी भी दर्द से कराहते हुए कूद रही थी। दूसरों को जलाने वाले को खुद भी थोड़ा बहुत सेक तो लगना चाहिए, अति ने अपने मन में कहा। मेरी अति को जलाना तो दूर, कोई उसे गर्म नजरों से भी देखे तो मैं उसे आग लगा दूं। जश्न ने भी मन ही मन कहा और फिर अपनी जगह से उठा और फिर झूठी परवाह दिखाते हुए नियति के हाथों को पकड़कर देखने लगा। उसे यूं उसके हाथ पकड़ते देख अति को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। माफ कीजिएगा, मुझसे गलती से वो बाउल पलट गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पति है ना, आपको ठंडक दे देंगे, अति ने कहा तो जश्न ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा।
ठंडक किसे, कैसे और कहाँ देते हैं वो तो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, उसने मन ही मन कहा और फिर एक सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी से आइस पैक लेकर आओ। नियति गुस्से से अति को देख रही थी। वो जश्न से अपने हाथ छुड़वाकर अति की तरफ आए और उसे गुस्से को देखते हुए बोली, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना, मैंने शाम को तुम्हारे ऊपर कॉफी गिरा दी थी तो अब तुम उसी बात का बदला ले रही हो ना। क्या आपने वो कॉफी जानबूझकर गिराई थी? अति के सवाल पर वो चुप हो गई। अति व्यंग से मुस्कुराए और बोली, हाथ तो आपका दूसरा भी जला है। यही सवाल आप उस हाथ जलाने वाले को भी कीजिए ना। खैर वो आपका पर्सनल मैटर है। मैं कुछ नहीं कहूंगी। भूख तो बहुत थी लेकिन अब सारी मर गई। उसने रुआंसी सी होकर कहा और फिर तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद नियति पलटी और जश्न की तरफ देखते हुए बोली, देखा आपने, उसने मुझसे कैसे बात की। आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं ये सब? आप तो किसी को मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करने देते थे। अति की आंखों में नमी देखकर जश्न पहले ही तड़प रहा था। ऊपर से नियति की बातों में उसके दिल में जल रही आग में घी डाल दिया। वो उसकी तरफ बिना देखे ही बोला, अगर किसी पर बेतुके इल्जाम लगाओगी तो यही होगा। हाथ जल गया है तुम्हारा। हाथ के साथ साथ दिमाग को भी थोड़ी शांति दो वरना वो भी जलकर राख हो जाएगा। इतना कहकर वो घर से बाहर चला गया। अति अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर औंधे मुंह बिस्तर पर लेट गई। उसे रोना आ रहा था अपनी किस्मत पर कि वो क्यों ऐसी परिस्थिति में फंस गई जहां पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। जितना मर्जी वो खुद को समझा ले लेकिन वो नहीं देख पा रही थी जश्न को नियति के साथ। दिल जल रहा था उसका। 45 मेरी जान। थोड़ी देर बाहर बिताने के बाद जश्न वापस अपने कमरे में आ गया। नियति भी कमरे में आ चुकी थी और अलमारी में अपना कुछ सामान देख रही थी। उसने अपनी अलमारी में से एक नाइट सूट निकाला और बाथरूम की तरफ जाने लगी लेकिन उसे वो कपड़े ले जाते हुए देखा तो उसे रोका और बोला, ये कपड़े नहीं पहनोगी तुम। क्यों, इन कपड़ों को क्या हुआ? नियति ने चौंकते हुए पूछा तो जश्न ने उसके हाथों से वो कपड़े लिए और बोला, तुम्हारे ये कपड़े हमने हमारी शादी के वक्त लिए थे लेकिन फिर तुम मुझसे दूर चली गई तो कभी इन कपड़ों को पहन ही नहीं पाए। और अब मैं नहीं चाहता कि तुम इन कपड़ों को पहनो। हम अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं तो सब कुछ नया होना चाहिए। जश्न ने कहा तो नियति हैरानी से उसे देखती रही। तब तक जश्न ने अपने फोन से किसी को फोन किया और 5 मिनट के अंदर ही एक सर्वेंट ने आकर उसे 2 बड़े बड़े बैग लाकर थमा दिए। जश्न ने वो बैग टेबल पर रखे और फिर एक सूटकेस निकालकर अलमारी में से नियति के सारे कपड़े सूटकेस में भरने लगा। ये सारे कपड़े आप इस तरह सूटकेस में क्यों डाल रहे हैं? ये सारा सामान आप किसी को दे रहे हैं क्या? अति ने परेशान होते हुए पूछा। तुम्हारे लिए नया सामान आ गया ना, अब पुराने सामान का मैं क्या करूंगा ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। उद्धरण चिन्ह। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर जश्न रुका और उसे देखते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकता? ये सब मैंने तुम्हें दिया था और अब मैं नहीं चाहता तुम इन्हें पहनो। और अब मैं इन्हें चाहे आग लगाऊं या किसी नदी में बहाऊं, मेरी मर्जी। उसकी बात सुनकर सिवाय खींचने के नियति और कुछ भी नहीं कर पाए। कपड़ों के साथ साथ उसने वहां रखी सारी ज्वेलरी भी उस सूटकेस में डाल दी थी। उसे वो ज्वेलरी सूटकेस में रखते हुए देख नियति चौंक गई और जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये सब ज्वेलरी तो मैं पहन सकती हूं ना, कितनी कीमती है ये। उसकी बात सुनकर जश्न ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो बात संभालते हुए बोली, मेरा मतलब कितने प्यार से लेकर दी थी आपने ये सारी ज्वेलरी मुझे, उतने ही प्यार से और ले दूंगा, जश्न ने कहा और फिर सारा सामान सूटकेस में रखने के बाद सूटकेस बंद करके दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर में आता हूं, उसने इतना ही कहा और फिर वो सूटकेस लेकर ही कमरे से बाहर आ गया। नियति बस हैरानी से उसे जाते देखती रह गई। उस ज्वेलरी को खुद से दूर जाते देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। जश्न ने वो सूटकेस गाड़ी में रखवाए और फिर शेखावत मैंशन से निकल गया। थोड़ी देर में ही वो एक सुनसान रास्ते पर था। उसने वो सारा सामान बाहर निकाला और फिर उन्हें एकटक देखने लगा। मेरा मन तो करता है ऊपर से लेकर नीचे तक तुम्हें हीरे मोतियों से भर दूं, जश्न सिंह शेखावत की बीवी हो तुम। गहने तुम्हारी नहीं बल्कि तुम गहनों की शोभा बढ़ा देती हो। वैसे तो हर रंग जचता है तुम पर लेकिन जब लाल रंग पहनती हो तो कयामत लगती हो। तुम्हारी खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं लेकिन जब ये हरा रंग पहनती हो तो खूबसूरत शब्द को भी खुद पर गुमान होने लगता है। उस सारे सामान को देखते देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बात ये नहीं कि तुमसे प्यार बहुत है, बात तो ये है कि तुमसे प्यार किया बहुत था। तुम्हारे दिए धोखे से नहीं जलता दिल, खुद का ही प्यार काफी है खुद को तड़पाने के लिए। उसने अपनी जेब में से लाइटर निकाला और उस खुले हुए सूटकेस पर फेंक दिया। देखते ही देखते पूरा सामान जलकर राख हो गया जिसमें लाखों के कपड़े और करोड़ों के गहने शामिल थे। वंसी, तुम्हें लगा तुम मेरी जिंदगी का एक किस्सा बनोगी, पर मेरी जान जश्न सिंह शेखावत लोगों को अपनी जिंदगी का किस्सा नहीं बनाता, खुद उनकी जिंदगी की कहानी लिखता है। क्यों, इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और वापस घर के लिए गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। 15 मिनट के अंदर ही वो वापस घर पर पहुंच गया था। वो सबसे पहले अपने कमरे में आया जहां नियति बेड पर सो रही थी। उसे कुछ पल देखने के बाद जश्न भी दूसरी तरफ जाकर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद नियति ने अपनी आंखें खोली और जश्न की तरफ देखने लगी। उसे सोते हुए देखकर उसने राहत की सांस ली और दबे पैर कमरे में से बाहर निकल गई। उसके जाते ही जश्न ने भी अपनी आंखें खोली और अपने बगल वाली जगह को देखकर मुस्कुराने लगा। वो भी अपनी जगह से उठा और अपने कमरे में ही बनी एक दीवार की तरफ गया जहां पर बहुत बड़ा कांच लगा था।
उसने उस कांच को ऊपर से लेकर नीचे तक छुआ तो वो कांच किसी दरवाजे की तरह पूरा खुल गया। दरवाजे के खुलते ही जश्न के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई क्योंकि सामने उसे पलंग पर सोती हुई अति दिखाई दे रही थी। ये रास्ता उसके कमरे से अति के कमरे के बीच का खुफिया रास्ता था जिसके बारे में उसके अलावा और कोई नहीं जानता था, ना ही अति और ना ही नियति। उस दरवाजे को फिर से बंद कर वो धीमे धीमे कदमों से अति के पास आया और उसे पलटकर सीधा करने के बाद उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसकी गालों पर छपे आंसुओं के निशान बता रहे थे कि वो रोते रोते ही सो गई होगी। उसने उसे खींचकर तकिए पर लिटाया और फिर खुद भी उसके बगल में आकर लेट गया। अति नींद में हल्का सा कसमसाई तो उसने उसे थपकी देनी शुरू की और जब उसे महसूस हुआ कि वो वापस गहरी नींद में सो चुकी है तो उसने उसे सरकाकर अपनी बाहों में भर लिया और फिर कभी उसके माथे को चूमता तो कभी गालों को, कभी गर्दन पर हल्के हल्के से अपने होंठ रब करता तो कभी उसके हाथों को अपने होठों के पास लाता और उन्हें शिद्दत से चूम लेता। यूं ही काफी देर तक वो उसके साथ छेड़खानियां करता रहा और वो सुकून से सोती रही। जितना वो रो रो कर सोई थी अब उससे ज्यादा उसके होठों पर मुस्कान बिखरी हुई थी। शायद नींद में ही वो उन एहसासों को महसूस कर रही थी जो जागता हुआ जश्न उसे महसूस करवाने की कोशिश कर रहा था। जश्न के फोन पर अलार्म बजा तो उसे जल्दी से बंद करके वो एक आखिरी बार अति के माथे को चूमकर उससे अलग हुआ और उस पर अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर वापस उसी दरवाजे से अपने कमरे में आ गया। कमरे में नियति अब भी नहीं थी। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और फिर जाकर अपनी जगह पर लेट गया, अब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली थी उसने। सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहली नजर उसकी अपनी बगल वाली जगह पर गई जहां पर नियति उसकी तरफ पीट करके सो रही थी। उसे देखते ही उसने अपनी आंखें एक बार फिर से बंद कर ली और अति को याद करने लगा। उसकी वो मुस्कुराहट, बच्चों की तरह मुंह बनाना, शिकायतें करना और गुस्से में घूर कर देखना। उसकी तस्वीरें जैसे जैसे उसकी आंखों के आगे बनती गई, उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती गई। वो यूं ही आंखें बंद किए उठा और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे से अति के कमरे में आया। अति जाग रही थी लेकिन बिस्तर से नहीं उठी थी। जश्न के कदमों की आहट और उसकी खुशबू वो दूर से ही पहचान सकती थी, इसलिए उसने झट से आंखें बंद कर ली। जश्न भी बंद आंखों में मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आया और बिस्तर के पास आकर उसने अपनी आंखें खोली। एक पल उसे देखने के बाद वो उसके ऊपर झुकने लगा लेकिन वो अति को छूता उससे पहले ही अति सरक कर दूसरी तरफ घूम गई तो जश्न ने जो चुंबन उसके होंठों पर देना था वो तकिए को मिला। जश्न ने हैरानी से अति की तरफ देखा। 46 तुम्हारी कसम। जश्न जैसे ही अति को चूमने के लिए उसके ऊपर झुका, अति सरक कर दूसरी तरफ हो गई। जो चुंबन अति के गालों को मिलना था अब वो तकिए को जाकर नसीब हुआ तो ना चाहते हुए भी अति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जश्न हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। तभी अचानक से अति ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और उसे पूरे गुस्से से देखने लगी। उसका गुस्से से लाल होता हुआ चेहरा देखकर जश्न मुस्कुराया और फिर बेड के ऊपर से होते हुए ही उसकी तरफ बढ़ा। अति नीचे उतरती उससे पहले ही जश्न ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे बेड की टेक पर लगा दिया। ये क्या हरकत की तुमने? जश्न ने एकदम सख्त होते हुए पूछा। उसे बेड की टेक पर लगाकर वो खुद टेक पर दोनों हाथ रखकर उसे घेर कर बैठा था। हरकत तो आप करने जा रहे थे, मैंने तो आपको रोका है। अति ने भी उसकी आंखों में देखकर कहा। उसका ये अंदाज देखकर जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हरकत नहीं, तुम्हें प्यार करने जा रहा था। तो हाँ, नहीं चाहिए मुझे आपका प्यार। जितना भी प्यार करना है आपको जाकर अपनी बीवी को कीजिए। अपनी बीवी को ही तो कर रहा था। मैं आपकी बीवी नहीं हूं। हाँ, सिर्फ बीवी नहीं, मेरी बच्चा, बेबी डॉल, सब कुछ हो तुम मेरा। उसकी बात सुनकर अति खिजी नहीं बल्कि उसकी आंखों ने नमी आ गई। भरी आंखों से जश्न को देखते हुए वो बोली, कुछ भी हो जाऊं लेकिन बीवी तो नहीं हूं ना। उसके नमक आंखें देखकर जश्न के होठों पर ठहरी मुस्कुराहट चली गई। उसके दिल को कुछ कुछ होने लगा था, उसे एक दर्द सा महसूस हुआ। उसने यूं ही उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों को बारी बारी से चूम लिया जिससे उसकी आंखों में बनी नमी आंसू बनकर बह गई। तुम मानो या ना मानो, तुम ही मेरी बीवी हो और बीवी से भी बढ़कर सुकून हो तुम मेरा। कैसे मान लूं आपकी बातें जब सच मेरे सामने है? अति ने मासूमियत से कहा और उसकी आंखों में देखती रही। जश्न भी उसकी आंखों में देख रहा था। उसने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बोला, तुम्हारी कसम ये जश्न सिंह शेखावत सिर्फ तुम्हारा है। कोई कुछ भी कहे लेकिन तुम मुझ पर यकीन करना। बहुत कुछ है तो मैं अभी तुम्हें नहीं समझा सकता लेकिन समझ सको तो इतना जरूर समझ जाना कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। महसूस करना कभी हम दोनों के रिश्ते को अगर दिल गवाही दे तो लबों से इनकार मत करना। उसकी बातें सुन अति की आंखों में से आंसू बहने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उन दोनों ने खामोशी से बाहर की आवाज को सुना तो नियति की आवाज उन्हें साफ सुनाई दे रही थी जो अति को दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। जैसन समझ गया था कि उसे बेड पर ना पाकर वो उसे ही ढूंढ रही होगी। अति की सांसें अटकने लगी। जश्न का इस तरह उसके कमरे में होना मतलब फिर से चार बातें बनेंगी और उंगली उस पर ही उठेगी। ये सोचकर फिर से वो परेशान होने लगी थी लेकिन जो भी हो उसे दरवाजा तो खोला ही पड़ेगा, इसलिए वो दरवाजा खोलने के लिए उठने लगी लेकिन जश्न ने उसे रोका तो वो एकदम से उसकी गोद में आकर गिर गई। दरवाजा बाद में खोलना, पहले जो मैं करने आया था वो तो कर लूं, जश्न ने कहा और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। अति मासूमियत और प्यार भरी नजरों से उसे देखती रही। जाओ जाकर दरवाजा खोल दो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आप, ना जाने उसे एक डर भी था। वो नहीं चाहती थी कि अति उन दोनों को एक साथ देखे। जश्न ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, कहा ना बच्चे, जाकर दरवाजा खोलो, बाकी सब मैं देख लूंगा। उसकी बात सुनकर अति धीमे धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी और जाकर दरवाजा खोल दिया।
नियति दरवाजे पर खड़ी उसे घूर कर देखने लगी और बिना कोई शब्द कहे या वार्निंग दिए सीधा कमरे के अंदर आ गई। उसके पीछे रागिनी और मनीषा भी अंदर आए। नियति ने कमरे के अंदर आकर सब जगह अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन जिसे वो ढूंढना चाह रही थी वो शख्स उसे अंदर कहीं नहीं मिला। अति भी डरते डरते उसके पीछे पीछे अंदर आई, लेकिन जब जश्न उसे भी कहीं दिखाई नहीं दिया वो हैरान रह गई। जश्न जी कहाँ है? नियति ने चीखते हुए पूछा। जहां उन्हें होना चाहिए, अति बिल्कुल आराम से बोली, लेकिन उसकी खुद की नजरें फिलहाल जश्न को ढूंढ रही थी। उसकी बात सुनकर नियति व्यंग से मुस्कुराए और बोली, स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो? कोशिश तो आप कर है उन्हें यहाँ ढूंढने की जो यहाँ है ही नहीं। पर कमाल की बात है, एक पत्नी होते हुए भी आपको आपके पति का ठिकाना नहीं पता और आपको मुझसे पूछना पड़ रहा है। पर अफसोस मैं उन्हें ढूंढने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अति ने व्यंग से कहा। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, रुकिए, जश्न जी को मैं ढूंढती हूँ, मनीषा ने कहा और पर्दों के पीछे देखने लगी। देखा, आपको मेरी मदद की तो कोई जरूरत ही नहीं, आप अपने हेल्पतो साथ ही लाए हैं। अति ने मनीषा और रागिनी जी दोनों की तरफ देखकर कहा। अपनी बकवास बंद करो, रागिनी जी भी ऊंची आवाज में बोली। अति की बात सुनकर नियति का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अति की सांसें फिर से सूखने लगी थी। ये बंदा आसपास हो तो भी मेरी सांसें अटका देता है और ना हो तो भी चैन से सांस नहीं लेने देता, अति ने मन ही मन कहा। मैंने कहा ना जश्न जी यहाँ नहीं है, आप मानती क्यों नहीं? अति ने जल्दी से कहा, लेकिन नियति को यूं ही बाथरूम से बाहर आते देख तो उसके होश बिल्कुल उड़ गए। आखिर ये आदमी गया कहाँ? हवा में फुर हो गया या धरती के अंदर कहीं फैल गया? आप यूं ही मुझ पर शक कर रही है? मैं सच में नहीं जानती जश्न जी कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। मेरे सामने भोली बनने की कोशिश मत करो, मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। तुम जैसी लड़कियों से तुम्हारा क्या मतलब है? जश्न की आवाज कमरे के दरवाजे पर गूंजी तो सबने पलटकर उस तरफ देखा। उसे दरवाजे पर देखकर सबकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। कहाँ थे आप? आपको पता है मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। नियति जल्दी से जश्न की तरफ बढ़ी और उसके गले से लग गई। उसे यूं जश्न के गले से लगते देख अति ने अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर मायूसी उतर आई थी। जश्न ने नियति की बाजुओं को पकड़कर उसे खुद से दूर किया और बोला, मैं कब कहाँ हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम जैसी लड़की से तुम्हारा क्या मतलब था? आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं बस आपको ढूंढ रही थी, नियति ने कहा और फिर से उसके गले से लगने को हुई, लेकिन जश्न ने इस बार हाथ दिखाकर उसे खुद से दूर किया और बोला, पैर मेरे, घर मेरे, मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं मेरी मर्जी, तुम खुद पर ध्यान दो और खुद से ज्यादा अपनी जुबान पर। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। नियति हैरान सी खड़ी रह गई। हर चीज उसके हाथ से निकलती लग रही थी उसे, और हैरानी के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था। उसे यूं देखकर रागिनी और मनीषा दोनों ने वहां से जाना ही बेहतर समझा। अति भी उसे देखते हुए बोली, जिसे आप ढूंढ रही थी, अब तो वो आपको मिल गए। अब आप जाकर उन्हें रस्सी से बांध लीजिएगा, कहीं फिर से उन्हें ढूंढने की नौबत ना आ जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, नियति ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, और अति की तरफ बढ़ी और उस पर हाथ उठाने लगी, लेकिन उससे पहले ही अति ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया और बोली, ऐसी गलती गलती से भी मत कर देना। छोटी जरूर हूं आपसे, लेकिन हाथ मेरे भी दो है। 47 मूड नहीं था मेरा। नियति और अति दोनों ही एक दूसरे के सामने थी। जहां नियति की आंखों में गुस्सा था वहीं अति खुद को शांत रखते हुए उसे देख रही थी। अति ने एक झटके से नियति का हाथ छोड़ा और बोली, जाए जाकर अपने पति को संभालिए, कहीं ये ना हो उन्हें कोई और संभालने लगे। बहुत अकड़ है ना तुम में। मैंने सोचा था तुम बेचारी हो, बेसहारा हो, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत होगी। जश्न जी ने तुम्हें यहाँ रहने दिया है तो मैं भी तुम्हें यहाँ रहने दूं, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम बेचारी और बेसहारा तो बिल्कुल नहीं हो। इसलिए अब तुम देखते जाओ कैसे मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलती हूँ, नियति ने अपने हाथों को बांधते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अति हल्का सा मुस्कुराए और बोली, जिस दिन जश्न जी ने खुद कहा कि मैं इस घर से चली जाऊं उस दिन इस घर से ही नहीं। खैर छोड़िए जाए, शायद जश्न जी आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी वो अधूरी बात नियति को किसी सांस की तरह डस रही थी, लेकिन वो शांत रही और कमरे से बाहर आ गई। उसके जाने के बाद अति ने दरवाजा बंद किया और दरवाजे से लगकर खड़ी होते हुए बोली, जिस दिन जश्न जी ने खुद कहा कि मैं इस घर से चली जाऊं उस दिन इस घर से ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी से भी चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी, उनके बुलाने पर भी नहीं। कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई। नियति वापस कमरे में आई तो जश्न बाथरूम से नहाकर बाहर आया था और अभी टॉवल में ही था। उसने कपड़े पहनने शुरू किए तो नियति जल्दी से उसके पास आई और उसको उसके कपड़े पकड़ाने लगी। आप नाराज हैं मुझसे? उद्धरण चिन्ह। अगर तुम्हें लग रहा है तो शायद हाँ, और नहीं लग रहा तो फिर शायद ना, जश्न ने जवाब दिया और उसके हाथों में पकड़े हुए कपड़े छोड़कर अलमारी में से दूसरे कपड़े निकालने लगा। उसे यूं खुद को नजरअंदाज करते देखे नियति को गुस्सा आने लगा और वो फिर से उसके करीब होकर बोली, आप उस बाहर वाली लड़की के लिए मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं, मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। पहली बात तो अति कोई बाहर वाली नहीं है, तुम्हें पहले दिन ही बताया था कि वो इस घर की सदस्य है, और दूसरी बात मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता, जश्न ने कपड़े पहनते हुए कहा और फिर आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। पर सदस्य होने के लिए उसके घर से कोई रिश्ता भी तो होना चाहिए ना, और जहां तक मुझे पता है वो आपकी कोई रिश्तेदार तो है नहीं। नियति ने कहा तो जश्न ने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में आई सख्ती देखकर ही नियति ने अपनी बात बदली और बोली, छोड़िए आप इन सब बातों को,
पहले ये बताए, आप मुझे बाहर कब लेकर जा रहे हैं? मैं जब से घर आई हूँ तब से हमने अकेले में बिल्कुल समय नहीं बिताया। ना ही आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया। पहले तो हर रोज अब मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया करते थे। उसने ये बात शिकायती लहजे में कही तो जश्न के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी तरफ पलटा और बोला, मैं तो वक्त बिताने के लिए तैयार हूँ लेकिन शायद तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं, तुम्हें तो अपना वक्त औरों के कमरे में दखलंदाजी करके बर्बाद करना है। उसका ये टोन सुनकर नियति के चेहरे का रंग फीका पड़ गया लेकिन फिलहाल वो कुछ भी ऐसा नहीं कहना या करना चाहती थी जिससे जश्न उससे नाराज हो या उससे दूर हो। उसे वही जश्न वापस चाहिए था जो आज से करीबन 1 साल पहले उससे बेइंतहा प्यार करता था। एक बार जश्न फिर से वैसा हो जाए जैसा उसे चाहिए, फिर उसके इशारे से अति इस घर से ही क्या इस दुनिया से ही चली जाएगी। सही कहते हैं आप, बहुत वक्त बाद हम दोनों एक साथ हुए हैं तो मुझे सिर्फ आप पर ध्यान देना चाहिए, पर कोई बात नहीं, अब मैं अपनी गलती सुधार लूंगी, नियति ने कहा और फिर से जश्न के करीब होकर उसके गले पर बंधी टाई ठीक करने लगी। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपने कमरे से बाहर आ गया। बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी नाश्ते के लिए उसका ही इंतजार कर रहे थे लेकिन जश्न की नजर अति को ढूंढ रही थी। उसने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। अति कहाँ है? उसने बिना किसी की तरफ देखे रमा आंटी से पूछा। उसके इस सवाल से नियति की भौहें एक बार फिर से तन गई। मनीषा और रागिनी भी वही थी। आप नाश्ता कीजिए ना, वो भी आ जाएगी, नियति ने कहा और जश्न का हाथ पकड़ने को हुई लेकिन उससे पहले ही रमा आंटी ने जवाब दिया, अति बिटिया तो थोड़ी देर पहले ही कॉलेज के लिए निकल गई और नाश्ता भी नहीं करके गई। उसके बाद जश्न ने ना कुछ सुना और ना ही किसी से कुछ कहा और चुपचाप घर से बाहर चला गया। नियति हैरानी से उसे जाते देखती रही। रमा जी वापस किचन में चली गई तो रागिनी अपनी जगह से खड़ी हुई और नियति के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में खींचते हुए ले गई। मनीषा तो एकदम हैरान रह गई। वो भी उनके पीछे पीछे भागी लेकिन तब तक रागिनी जी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वाह क्या सीन चल रहा है, कहते हुए रागिनी जी तालियां बजा रही थी और नियति गुस्से में उन्हें घूर रही थी। बहुत गुरूर था ना तुम्हें कि जश्न तो अभी भी तुम्हारे लिए पागल है। अति क्या कोई भी हूर परी आ जाए लेकिन जश्न की जिंदगी में तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। देखा अब क्या हो रहा है, तुम्हारी जगह तो दूर उस 5 फुट 2 इंच ने तो तुम्हें तुम्हारी जगह से धक्का ही दे दिया है। आप मुझे ताने मार रही है, नियति ने दांत पीसते हुए कहा तो रागिनी जी मुस्कुराए और बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें आईना दिखा रही हूँ कि जश्न के जिस पागलपन पर तुम्हें गुरूर था अब वही पागलपन तुम्हारे लिए नहीं किसी और के लिए बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि बात पूरी तरह से हाथ से निकल जाए सब कुछ अपने हाथ में वापस खींचना शुरू कर दो वरना तुम बहुत पछताओगी। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कुछ नहीं होगा, जश्न सिंह शेखावत कल भी उस नियति के लिए पागल था और आज भी इस नियति के लिए ही पागल है। और कोई लड़की उसकी जिंदगी में मेरी जगह नहीं ले सकती। आपको लगता है कि इस अति ने मुझसे मेरी जगह छीन ली? हा हा हा। कहते हुए वो पागलों की तरह हंसने लगी और फिर रुककर अपने दांत पीसते हुए बोली, गलतफहमी है आपकी जिसे मैं बहुत जल्दी दूर करूंगी। इस घर में और जश्न की जिंदगी में हमेशा मेरी हुकूमत रहेगी और ये बात तब साबित होगी जब जश्न खुद उसे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालेगा। आप बस देखते जाए अब ये नियति अति की नियति को कैसे बदलती है। अति की गाड़ी कॉलेज पहुंच चुकी थी लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकली एक शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया जिससे उसने अपना मुंह फेर लिया। बिना नाश्ता किए क्यों आई? उद्धरण चिन्ह। मूड नहीं था मेरा। उद्धरण चिन्ह। नाश्ता मूड से नहीं भूख से किया जाता है और कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया। जश्न ने उसके गाल पर अपना हाथ रख उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। अति ने नजरें घुमाकर अपने आसपास देखा जहां पर सबकी नजरें उन दोनों पर टिकी हुई थी। ये तो अच्छा हुआ जो वो दोनों बॉडीगार्ड से घिरे हुए थे वरना जश्न की हरकतें भी सबको साफ दिखाई देती। चफौटी एक थप्पड़ वाली। अति ने अपने आसपास देखा जहां सबकी नजरें उन पर थी लेकिन बॉडीगार्ड से घिरे होने की वजह से वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरे खाने ना खाने से आपको क्या फर्क पड़ता है? जाए आप अपनी बीवी के साथ नाश्ता कीजिए। उसने नाक सा सिकोड़कर कहा तो जश्न का मन किया कि सब कुछ छोड़कर पहले वो उसका लाल होता नाक ही चूम ले। फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ नहीं आता। चलो मेरे साथ, पहले कुछ खा लो। उसने कहा और अति का हाथ पकड़ना चाहा लेकिन उससे पहले ही उसने उससे अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, सब हमें देख रहे हैं, प्लीज आप यहाँ से चले जाए। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, जश्न ने बड़े एटीट्यूड से कहा लेकिन अगले ही पल उसका सारा एटीट्यूड धरे का धरा रह गया जब अति व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, सुबह अपनी बीवी के डर से छूमंतर तो बड़ी जल्दी हो गए थे। मतलब तुम चाहती हो जो भी सब सामने हो। उद्धरण चिन्ह। नहीं मैं चाहती हूँ ये लुका छिपी का खेल खत्म हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर जश्न मुस्कुराया और उसके थोड़ा करीब होकर बोला, तुम्हारा चाहने वाला हूँ और तुम्हारी ही चाहत पूरी ना करूँ तो क्या खाक मेरी चाहत। इतना कहकर ही उसने अति का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। अति कुछ कह ना सकी, एक तो जश्न की बातें और दूसरा वो कॉलेज में कोई भी इशू नहीं बनाना चाहती थे इसलिए चुपचाप उसके साथ साथ आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद ही वो लग्जरियस होटल के सबसे आलीशान कमरे में थे। आप मुझे यहाँ कुछ खिलाने लाए हैं? अति ने कमरे को देखकर चौंकते हुए लेकिन व्यंग से पूछा। जश्न ने अपनी जैकेट उतारी और फिर अपनी शर्ट के ऊपर ही 2 बटन खोलते हुए बोला, अगर तुम्हारा मूड कुछ और है तो वो भी हो सकता है। उसे यूं देख अति की सांसें सूखने लगी। उसका मूड तो छोड़ो, इस बंदे के मूड का कुछ पता नहीं कब क्या कर दे। क्या हुआ, मूड चेंज हो गया क्या? उसने उसके करीब बढ़ते हुए कहा। नहीं। उद्धरण चिन्ह। मतलब तुम्हें करना है? उद्धरण चिन्ह। हाँ मेरा मतलब नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों, अभी तो तुम्हारा मूड था। मैंने कब कहा मेरा मूड है? तुम्हारा मूड था तो ही तो तुम मेरे साथ यहाँ आई हो। उद्धरण चिन्ह।
मैं यहाँ पर आपके साथ सिर्फ खाना खाने आई थी। तो बेबी डॉल, मैं भी तो ब्रेकफास्ट करने की ही बात कर रहा हूँ। अब उसने उसके बिल्कुल करीब आकर उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा तो वो एकदम से चौंक गई। उसकी सांसें रुकने लगी थी। धत तेरे की, वो क्या सोच रही थी और जश्न क्या कह रहा था, ये सोचकर अब वो पूरी तरह से शर्म से लाल होने लगी थी। उसे यूं लाल होते देख जश्न मुस्कुराया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, जिस मूड की बात तुम कर रही हो वो मूड तो मेरा हमेशा ही होता है, लेकिन उसके लिए अभी तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि बेबी डॉल, आई वॉन्ट टू गो क्रेजी विद माई वुमेन, नॉट 17 साल की बच्ची। मैं बच्ची नहीं हूँ, अति खींच कर बोली। अभी प्रूव करूँ, वो उसकी गर्दन पर झुकते हुए बोला तो अति कांपती हुई चिल्लाई, हाँ हाँ हूँ मैं बच्ची, छोटी बच्ची ही हूँ मैं। जश्न रुक गया और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा तो वो खींचते हुए बड़बड़ाई, ठरकी इंसान, सारी ठरक तुम पर ही निकलेगी। वो भी बड़बड़ाया। डॉट। और फिर खाना ऑर्डर करने लगा। थोड़ी ही देर में उनका नाश्ता आ गया तो जश्न ने खुद अति को अपने हाथों से खिलाया। डॉट। उसका यही हरकतें तो अति को पसंद थी, उसका मनाना, उसका प्यार जताना, उसकी केयर करना, बस इन्हीं बातों से वो उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद दोनों होटल रूम से बाहर आए और उस गाड़ी में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गए। जैसे अति को कॉलेज के बाहर ही ड्रॉप किया और वहां से अपने ऑफिस में चला जा। अभी कॉलेज में आए तो आजकल से भी ज्यादा घूरती हुई नजरें उसके ऊपर थी। हर कोई लगभग उसे घूर ही रहा था और उसे घूरते हुए ही बातें भी कर रहा था। उन सबको इग्नोर कर अति अपनी क्लासेस लगाने लगी। थोड़ी देर बाद वो फ्री हुई तो बाहर गार्डन की तरफ आ गई। तभी एक लड़की अचानक से उसके सामने आई और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, हेलो, आई एम सोनिया। वो जो सुबह तुम्हारे साथ खड़े थे तुम्हारे बड़े भाई हैं। क्यों, तुम्हें भी उनकी बहन बनना है? अति बड़बड़ाते हुए बोली। मतलब? अति ने उससे हाथ मिलाया और बोली, मेरा नाम है अति। नीस टू मीट यू। लगता है तुम इस कॉलेज में नई हो, आओ मैं तुम्हें अपने ग्रुप से मिलवाती हूँ, उसने कहा और लगभग उसे खींचते हुए वहां से ले गई। हेलो गाइज, इससे मिलो, ये है हमारे कॉलेज में न्यू एडमिशन अति। सोनिया लगभग चिल्लाते हुए बोली। उनके सामने ही 5-7 लड़के लड़कियों का एक ग्रुप बैठा था। हर कोई उसे अजीब सी नजरों से घूर रहा था, लेकिन सब ने मुस्कुराते हुए ही उससे हाय हेलो की। अति को भी वहां पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो दूर से ही सबको हाय कर वहां से जाने लगी। ओ हेलो, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे सीनियर है हम, थोड़ी बहुत रैगिंग तो होनी चाहिए, एक लड़के ने कहा जो अभी अभी वहां आया था और उसके पीछे ही 3 लड़के और 2 लड़कियां थी। वो लोग कॉलेज के स्टूडेंट कम और किसी म्यूजियम में घूमने लिए आए ज्यादा लग रहे थे। क्यों, सीनियर हो तो कुछ भी करोगे? मुझे नहीं करना कुछ भी, अति ने बिना डरे जवाब दिया और फिर से वहां से जाने लगी। लेकिन उस लड़के अक्षर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस खींचकर उसकी कलाई को उसकी पीठ पर लगा दिया और बोला, एटीट्यूड, वो भी अक्षर सिंघानिया के सामने। छोड़ना अक्षर, ये सुबह वाली लड़की ही है, अक्षर के पीछे खड़े लड़के लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़के ने कहा। अति घूरते हुए उन सबको देख रही थी। दूर खड़े बॉडीगार्ड ने भी जब ये सब देखा तो जल्दी से जश्न को फोन मिलाया। जश्न ने उससे फोन पर कुछ कहा तो वो बॉडीगार्ड बस चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। सुबह वाली हो या शाम वाली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी रैगिंग तो होकर ही रहेगी और इसकी रैगिंग भी मैं खुद पसंद करूंगा, अक्षर अति के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। हाथ छोड़ो मेरा, अति ने बेहद गुस्से से कहा तो अक्षर मुस्कुराया और फिर उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, लो छोड़ दिया, लेकिन यहाँ से जाने की परमिशन तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मेरा दिया हुआ टास्क कंप्लीट करोगी और तुम्हारा टास्क है कि तुम्हें मुझे किस करना होगा, वो भी मेरे लिप्स पर। उसने अपने होठों पर उंगली रख इशारा करते हुए कहा तो अति ने अपनी मुठिया भींच ली। अक्षर के पीछे खड़े ग्रुप में से एक लड़की मोना हाई हील्स पर डगमगाते हुए आगे आई और अक्षर के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अक्ष बेबी, हाउ कैन यू किस हर? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अक्षर ने गुस्से से कहा तो उस लड़की ने उसके कंधे से अपना हाथ हटा लिया और बोली, हाँ मतलब नहीं, पर ये कॉलेज है, तुम्हारे बाप का तो नहीं है ना? अक्षर फिर से गुस्से से उसे देखते हुए बोला तो मोना इस बार तो बिल्कुल ही खामोश हो गई। अक्षर ने फिर से अति की तरफ देखा और बोला, कंप्लीट योर टास्क अदरवाइज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। प्लीज मुझे सजा मत देना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, अति ने डरते हुए कहा और फिर आगे बोली, पर मैं तुम्हें देखते हुए तुम्हें किस नहीं कर पाऊंगी, प्लीज तुम अपनी आंखें बंद कर लो। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। सब उसे हैरानी से इसलिए नहीं देख रहे थे कि उसने किस करने के लिए हाँ कह दिया, बल्कि इसलिए देख रहे थे कि आज सुबह जिस तरह से वो लग्जरियस गाड़ियों में कॉलेज आए और फिर उसके आसपास बॉडीगार्ड्स का घेरा लगा हुआ था, फिर वो दुनिया की सबसे महंगी कार में बैठकर यहाँ से गई और फिर वही कार उसे वापस ड्रॉप करने भी आई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे हार मान लेगी और टास्क के लिए मान जाएगी, लेकिन अक्षर तो फिलहाल खुद को दुनिया का राजा समझ रहा था और उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और अपने होंठ अति की तरफ बढ़ा दिए। अति भी मुस्कुराए और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगी। सभी स्टूडेंट्स उन्हें यूं देखकर बातें बनाने लगे और उस बॉडीगार्ड की भी आंखें फैल गई, लेकिन फिर सब जगह शांति ऐसे पसरी जैसे सर्दी में कोहरा। अक्षर जिससे होठों को अति के होठों की तलब थी, उसे गाल पर एक बेहद जोरदार तमाचा मिला था। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली तो अति उसके तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी अपने मुंह पर हाथ रखे उस पर हंस रहे थे। खुद को कॉलेज का डॉन कहलाने वाला आज एक लड़की से पिटा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने अक्षर सिंघानिया को थप्पड़ मारा, अक्षर गुस्से से गरजा, लेकिन अति व्यंग से मुस्कुराए और बोली, सुबह वाली या शाम वाली पता नहीं, लेकिन उम्मीद है इस थप्पड़ वाली को अब तुम हमेशा याद रखोगे। इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ गई। उसे आगे जाते देख बॉडीगार्ड भी मुस्कुराया, क्योंकि जश्न ने उससे फोन पर यही कहा था कि उसकी बेबी डॉल छोटे मोटे मच्छरों को तो अपने हाथ से ही मसल देगी।
याद तो मैं रखूंगा लेकिन तुम्हें भी भूलने नहीं दूंगा, अक्षर ने उसे जाते देख गुस्से से कांपते हुए कहा। 49 हाँ नहीं तो। शाम होते होते अति वापस घर पर आई, लेकिन जैसे ही वो घर पर आकर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी उसे मनीषा जी और रागिनी जी की बातें सुनाई दी जो जश्न और नियति के बारे में ही बात कर रही थी। नियति के बारे में कुछ भी सुनने में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जश्न का नाम सुनकर उसके कदम रुक गए। आज तो जेठ जी नियति जी को खूब शॉपिंग करवाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले करवाते थे। अरे जश्न जी तो नियति को एक एक चीज अपनी पसंद से दिलवाते थे, दोनों हाथों से उस पर पैसा लुटाते थे, कितने ही शौक और कितने ही प्यार से हर चीज उसके लिए खरीदते थे, और फिर शॉपिंग के बाद कितना वक्त दोनों साथ में बिताते थे। लगता है आज जश्न जी का मन था नियति के साथ अकेले में वक्त बिताने का, इसलिए तो फोन करके उसे ऑफिस भी बुला लिया और उसके बाद दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे। अब बात तो थी ये कि नियति मैडम खुद ऑफिस गई है लंच के बहाने ताकि जश्न पर अपना जादू चला सके, लेकिन रागिनी और मनीषा कहाँ पीछे रहती हैं आग लगाने में। उन्होंने तो लगा दी तीली और जल रही है हमारी बेचारी अति, जो पैर थके होने के कारण धीमे धीमे चल रहे थे। अब वो जल्दी से सीढ़ियों पर बढ़े और कमरे में जाकर जैसे ही दरवाजा जोर से बंद हुआ, रागिनी और मनीषा दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। वहीं दूसरी तरफ जश्न अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था कि उसके केबिन का दरवाजा खुला, जिसमें नियति एक रेड कलर की साड़ी, डीप कट स्लीवलेस ब्लाउज पहन और चेहरे पर न्यूड मेकअप के अंदर आई। उसे ऑफिस में देखकर जश्न को कुछ ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वह चौंकते हुए बोला, तुम यहाँ। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए नियति उसकी चेयर के करीब आए और बोली, आज आप सुबह बिना नाश्ता किए ही ऑफिस आ गए तो सोचा आपके लिए लंच ले आऊं। आप बेशक बदल गए हैं लेकिन मैं तो अभी भी वही हूं जिसे आपके खाने ना खाने से बहुत फर्क पड़ता है। आपकी फिक्र हो रही थी, बस इसीलिए चली आई। मैं जानता ही था तुम्हें मेरी फिक्र हो रही होगी। तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदली, पर सॉरी सच कहा तुमने, शायद मैं ही बदल गया हूं, तभी तो मैंने खाना खा भी लिया और तुम्हें बता भी नहीं पाया। उसकी बात सुनकर नियति फिर से मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं। वैसे मेरे यहाँ आने का एक और कारण भी है कि मैं आपके साथ अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी। आपको याद है आप पहले मुझे कितनी शॉपिंग करवाते थे, चलिए ना मेरे साथ, हम दोनों के लिए थोड़ी शॉपिंग करने चलते हैं और फिर थोड़ा टाइम साथ में भी बिता लेंगे। मैं जब से वापस आई हूं तब से ही हम दोनों दूर दूर रह रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है, जश्न ने मुस्कुराकर कहा और अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसे इतनी जल्दी मानते देख नियति हैरान रह गई, लेकिन वो भी खुश थी। कम से कम जश्न इतना भी नहीं बदला कि उसकी कोई बात ही ना माने। अब तो बस जल्दी वो फिर से वैसा बन जाए जैसा वो चाहती है तो सब ठीक हो जाएगा। ये सोचते हुए वो अंदर ही अंदर खुशी से नाच रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक मॉल में थे। भले ही वो दोनों साथ घूम रहे थे और शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन दोनों कहीं से भी एक कपल की तरह नहीं लग रहे थे। जश्न नियति से थोड़ी दूरी बनाकर ही चल रहा था क्योंकि उसका सारा ध्यान तो उसके फोन पर था, जिसमें अति का गुस्से से भरा मैसेज उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। अंडरस्को, घूमिए घूमिए अपनी बीवी के साथ जहां पर घूमना है घूमिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं जानती हूं आपकी सुबह मेरे साथ होती है तो शाम किसी और के साथ होती है और रात किसी और के साथ। बस बातें बनाकर मुझे चुप करवा देते हैं, लेकिन अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। आपको जिसे जो दिलवाना है दिलाए, जिसके साथ जितना वक्त बिताना है बताइए, क्योंकि मैं ना ही आपका इंतजार कर रही हूं और ना ही मरे जा रही हूं आपके साथ शॉपिंग करने के लिए। हाँ नहीं तो। उसके इस हाँ नहीं तो ने तो लगभग उसकी जान ही लूट ली थी। वहीं दूसरी तरफ अति गुस्से में एक गाड़ी में बैठी थी क्योंकि रमा आंटी ने उसे तैयार होकर बस गाड़ी में बैठने के लिए कहकर कि उसके कॉलेज के किसी काम के लिए उसे कहीं जाना है, ऐसा मैसेज जश्न ने उनके हाथों भिजवाया है। इस बात पर भी अति को गुस्सा आ रहा था कि खुद उसे फोन या मैसेज करने की बजाय उन्होंने बस किसी और को बोल दिया, लेकिन फिर ये सोचकर कि शायद कोई जरूरी काम हो वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। लेकिन जैसे ही गाड़ी मॉल के बाहर आकर रुकी उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। मतलब इस बंदे को एक साथ दो बंदियों को घुमाना है और झूठ भी बोलना है। गुस्से से लाल हुई नाक लेकर वो चुपचाप एक बॉडीगार्ड के साथ मॉल के अंदर की तरफ बढ़ गई। सामने ही उसे नियति दिखाई दी। उसे नियति को देखकर जलन सी महसूस होती थी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लगते थे, जबकि अति तो जश्न के मुकाबले बहुत छोटी थी। अति को सामने देखकर नियति के चेहरे का रंग उड़ गया और जब जश्न भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो उसकी मुठिया कस गई। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही जश्न को पता चल चुका था कि वो गुस्से में आग बबूला होते हुए आई है और इससे पहले कि सारा गुस्सा मॉल में ही सबके सामने उस पर से निकले वो अति को लेकर एक लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अति एकदम से हैरान रह गई। उसने सोचा भी नहीं था जश्न उसे यूं सबके सामने खींचते हुए ले जाएगा, इसलिए वह ना ही उसे रोक पाए और ना ही अपने कदमों को। नियति खुद गुस्से में उन दोनों को जाते देखती रह गई, वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। वो गुस्से में अपने दांत पीसते रह गई। जश्न ने लिफ्ट के अंदर आते ही टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया और अति को लिफ्ट से लगाकर उसके ऊपर झुक गया। जहां जश्न मुस्कुरा रहा था, लेकिन अति की तो अब तक सांसें भी नॉर्मल नहीं हुई थी। बंदा है या तूफान जब भी आता है जोर से ही आता है। सुना है आज किसी के गाल को तुमने अपने झन्नाटेदार थप्पड़ से लाल कर दिया। जैसे ही जश्न ने कहा अति की तेज दौड़ती सांस एकदम से रुक गई, लेकिन फिर भी वो उसे घूरती हुई बोली, तो कोई मुझसे होंठों पर किस मांगेगा तो और क्या किस करके चली आऊं। अच्छा, और अगर वही किस मैं मांगू तो? जश्न ने शरारती अंदाज से कहा तो अति उसे देखते ही रह गई। अब वो इस बंदे को क्या जवाब दे? ना हाँ कह सकती थी और ना ही ना, वो बस चुप रह गई और अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए नजर नीचे कर ली।
जश्न मुस्कुराया और बोला, बोलकर जवाब देती तो मजा आ जाता लेकिन ये खामोशी भरा जवाब भी अच्छा था, पर बेबी डॉल मैं किस मांगता नहीं हूँ, बिकॉज दीज लिप्स बिलोंग्स टू मी ओनली। उसने इतना कहा तो अति ने बेतहाशा धड़कते हुए दिल के साथ उसकी तरफ देखा और अगले ही पल जश्न ने उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंची तो बिना देखे ही ग्राउंड फ्लोर का बटन जश्न ने प्रेस किया, पर अति के होठों को नहीं छोड़ा। अति के होठों को शहद समझ वो किसी भंवरे की तरह पूरी शिद्दत से चूसता रहा। अति तो वैसे भी कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी तो अपने होठों को कैसे करती, जो जश्न के होठों से मिलते ही बस उसी में खो जाते हैं। जब वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने वाले हुए तो उसने उसके होठों को छोड़ा। अति हौंफते हुए सांस ले रही थी लेकिन नाक की जगह अब एकदम सुर्खलाल होंठों देखकर जश्न के जी को चैन पड़ गया था। दोनों जैसे ही लिफ्ट से बाहर आने के लिए आगे हुए, सामने नियति गुस्से से उन दोनों को घूर रही थी। 50 मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। जश्न और अति लिफ्ट से बाहर आए तो अति के होंठों की सुर्खी और शर्म की चाशनी में डूबे गाल जो बता रहे थे कि दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। दोनों ने जैसे ही बाहर कदम रखा तो सामने नियति उन्हें गुस्से से घूर रही थी। नियति को यूं देखकर अति ने गुस्से और नाराजगी से जश्न की तरफ देखा। वो तो भूल ही गई थी कि वो इस बंदे से गुस्सा है, लेकिन अब नियति को देखकर उसका शांत गुस्सा भी फिर से भड़क उठा था। क्या है ये सब? मैं सोच नहीं सकती थी कि आप मेरे ही सामने इस लड़की को लिफ्ट में कैसे ले जा सकते हैं। मैं यहाँ आपके साथ वक्त बिताने आई थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका वक्त आजकल किसी और के लिए ही है। मुझे यूं यहाँ छोड़कर आप इसे लिफ्ट में अकेले किस लिए लेकर गए थे? नियति गुस्से में पूछ रही थी। उसकी बात सुनकर भी जश्न के एक्सप्रेशंस चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एक एटीट्यूड के साथ अपनी पॉकेट में हाथ डाले और बोला, क्या किसी के साथ लिफ्ट में जाना गलत है? मैं सोच भी नहीं सकता तुम मुझसे ऐसे सवाल करोगी। अति की ड्रेस की जिप खुली थी और मुझे उस वक्त और कुछ नहीं सूझा, इसलिए मैं उसकी ड्रेस ठीक करने के लिए उसे लिफ्ट में ले गया। अब अगर इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बेशक हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये लड़की यहाँ पर आई ही क्यों? इसे आपने ही यहाँ बुलाया होगा। नियति अभी भी गुस्से में ही बोल रही थी लेकिन अति तो हैरानी और गुस्से से जश्न को ही देख रही थी। ये बंदा नहीं सुधर सकता। झूठ बोलने में तो इसने पीएचडी कर रखी है और ना चाहते हुए भी उसे उसके झूठ में शामिल होना पड़ता है। हाँ बुलाया है, और मुझे कब किसे कहाँ बुलाना है मुझे नहीं लगता इसकी इजाज़त मुझे किसी और से लेनी पड़ेगी। और अब अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है तो करो, वरना ड्राइवर के साथ घर चली जाओ। मुझे अति को शॉपिंग करवानी है। जश्न ने बिल्कुल नॉर्मल होकर कहा तो नियति हैरानी से उसे देखती रही। क्या ये वही जश्न है जो उसका दीवाना था, उसके लिए पागल था, उसके एक बोल पर दुनिया पलटने के दावे करता था, आज खुद ही अपनी बातों से पलट गया। जश्न का ये एटीट्यूड देखकर नियति अपने गुस्से पर अपना आपा खो रही थी। उसके सामने जश्न उसे नहीं अति को इंपॉर्टेंस दे रहा था, ये बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। उसने एक नज़र गुस्से से जश्न और अति की तरफ देखा और फिर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। तुम बताओ, अब शॉपिंग करनी है या कुछ और मूड है? जश्न ने अब अति की तरफ देखते हुए कहा तो अति ने उसे और भी ज्यादा गुस्से से देखा। फिलहाल तो जो हरकत आपने की है उसके बाद मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, उसने भी गुस्से से कहा और खींचते हुए वहां से चली गई। उफ, तुम्हारे ये नखरे यही तो जान निकालते हैं, जश्न ने कहा और फिर उसके पीछे पीछे ही बाहर आया। अति जिस गाड़ी में आई थी वो उस गाड़ी की तरफ बढ़ी, पर जैसे ही वो अंदर बैठने लगी किसी ने अचानक से उसे अपनी गोद में उठा लिया और जोर जोर से हाथ पैर मारने लगी, लेकिन जश्न को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। वहां पर खड़े सभी लोग उन्हें देख रहे थे लेकिन जश्न को किसी बात की परवाह नहीं थी। आप पागल है क्या? उद्धरण चिन्ह। नहीं, पर पागलपन करना मुझे अच्छा लगता है। उद्धरण चिन्ह। मुझे इस वक्त अपनी गोद से नीचे उतारिए, अति चिल्लाते हुए बोली, लेकिन जश्न उसे लेकर आगे बढ़ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम आई बेशक अकेली थी लेकिन जाओगी मेरे साथ, जश्न ने कहा और उसे अपनी गोद से नीचे उतारा क्योंकि वो दोनों उसकी गाड़ी तक पहुंच चुके थे। अति ने उड़ते हुए उसे देखा और फिर बोली, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। कहीं जाना तो दूर, मुझे आपके साथ बात भी नहीं करनी। आपसे ज्यादा झूठा बंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एक तरफ आपको मेरे साथ वक्त बिताना है और दूसरी तरफ आपको नियति जी को भी नाराज नहीं करना है। एक तरफ आप मुझ पर हक जताते हैं लेकिन दूसरी तरफ आपको नियति जी भी चाहिए। मुझे भी अपना कहते हैं पर बीवी आपकी नियति जी है। आखिर चाहते क्या हैं आप? पर छोड़िए, मुझे क्या लेना देना, आप जो भी चाहे अपनी बीवी के साथ करें। मैं आपको रोकने वाली कौन हूं, लेकिन कम से कम मेरे जज्बातों के साथ तो मत खेलिए। मेरी बेबी डॉल इतने बड़े बड़े शब्द बोलना सीख गई। उद्धरण चिन्ह। उसका जवाब सुनकर अति खींच गई और खींचते हुए ही बोली, आपका मजाक सूझ रहा है। उद्धरण चिन्ह। तो तुम ही बताओ ना, तुम क्या चाहती हो? मैं अति कुछ कहने को हुई लेकिन फिर झल्ला कर खामोश हो गई और जश्न की साइड से निकलने लगी, लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार से लगा दिया। अति ने उसके चेहरे की तरफ देखा। मिस्टीरियस लुक के साथ वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। जश्न की उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी बेबी डॉल जो चाहती है वो उसे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं जानता हूं उसे, लेकिन अफसोस मेरी बेबी डॉल मुझे नहीं समझती। खैर, अब तुम जब चाहती हो कि इस खेल को खत्म कर दिया जाए तो यही सही। दुनिया को कुछ बताना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन मेरी बेबी डॉल अगर किसी बात से नाराज हो रही है तो उसकी नाराजगी दूर करना जरूरी है। उसकी बातें अति को कंफ्यूज कर रही थी। आखिर क्या करेगा अब वो? क्यों ये बंदा उसकी जान लेने पर तुला है? अब चले, जश्न ने गाड़ी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा तो अति ने ना में सिर हिलाया और फिर मासूमियत से बोली, मुझे शॉपिंग करनी है। उसकी इस अदा पर जश्न मुस्कुराया और हल्का सा सिर उसके आगे झुकाते हुए बोला, तुम हुक्म तो करो।
मेरी जाना, अपनी जान तुम्हारे नाम कर दूं। उसकी बात सुनकर अति ने मुंह बिचकाया और बड़बड़ाई, बस बातें ही आती है। और बड़बड़ाते हुए ही वो अंदर की तरफ चली गई। इसके बाद तो अति आगे आगे और जश्न उसके पीछे पीछे। अति एक शॉप के अंदर आई और ड्रेसेस देखने लगी। जश्न जानबूझकर उससे थोड़ी दूरी रख रहा था। अति जिस शॉप पर थी वो एक क्लोथिंग ब्रांड था जिसकी एक एक ड्रेस लाखों में थी। अति ने प्राइस टैग देखे तो एकदम हैरान रह गई। उसे यूं चौंकते देख सेल्समैन ने उससे पूछा, क्या सच में आपको कपड़े खरीदने हैं? क्यों? और मैं यहाँ तुम्हारे साथ टाइम पास करने आई हूँ। अति ने व्यंग से कहा। आपको देखकर लगता नहीं कि आप यहाँ की एक भी ड्रेस अफोर्ड कर सकती है, उस सेल्समैन ने कहा और हंसने लगा। उसका हंसना अति को बुरी तरह से चिढ़ा गया। वो मुंह बनाते हुए जश्न के पास गई और उससे बात करने लगी। उसे जश्न के पास जाते देख ही उस सेल्समैन के चेहरे की हवाएं उड़ चुकी थी क्योंकि उसने अभी तक जश्न को यहाँ देखा ही नहीं था। मुझे अभी इस वक्त शॉप खरीदनी है। मुझे नहीं पता, जो मर्जी कीजिए, लेकिन अभी इसी वक्त मुझे ये शॉप खरीद कर दीजिए, अति ने बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। उसकी इस उटपटांग हरकत पर जश्न हैरान रह गया। वहां पर खड़े और दो सेल्समैन भी अब उन्हें हैरानी से देख रहे थे। पर हुआ क्या है? जश्न ने सवाल किया तो अति और ज्यादा खींच गई और खींचते हुए ही बोली, बस पता लग गया मुझे, आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते, अगर करते तो मुझे ये शॉप खरीद कर दे देते। अभी बाहर तो जान मेरे नाम करने की बातें कर रहे थे और यहाँ आते ही बदल गए। वो सेल्समैन जो अभी तक अति पर हंस रहा था वो जल्दी से उनके पास आया और बोला, माफ कीजिए मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइए मैं आपको दोबारा सारी ड्रेसेस दिखा देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम तो बात ही मत करो मुझसे, अति ने गुस्से से कहा और फिर जश्न की तरफ देखकर रोनी सी सूरत बनाकर बोली, आपको पता है इसने मुझे क्या कहा कि मेरी औकात ही नहीं यहाँ से कुछ खरीदने की। मैं यहाँ की एक भी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। जश्न उसकी बात सुनकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, लेकिन सामने खड़े सेल्समैन को देखकर उसे गुस्सा भी आ रहा था। अति फिर से उसे सेल्समैन की तरफ पलटी और बोली, तुम्हें पता है मेरे साथ आया ये बंदा कितना अमीर है, खड़ा खड़ा तुम्हें भी खरीद ले, क्योंकि इनका तो पुराना बिजनेस है लोगों को खरीदना, तो तुम्हारी ये दुकान तो ये यूं चुटकियों में खरीद लेंगे। उसने चुटकियां बजाते हुए ही कहा। मैडम आप मुझे गलत समझ रही है। उद्धरण चिन्ह। जश्न ने अति को अपनी तरफ घुमाया और बोला, तुम्हें जो जो ड्रेस पसंद है सेलेक्ट करो। मैं तो कहता है पूरी शॉप ही घर पर ले चलो। सिर्फ शॉप ही क्यों, पूरा माल भी घर पर ले जा सकते हैं, क्योंकि मेरी बेबी डॉल ये पूरा मॉल तुम्हारे इस बंदे का ही है। अति ने सुना तो हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसकी बात सुनकर जश्न ने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि अति उसे उंगली दिखाते हुए बोली, वाह बेटा, इतनी बड़ी चालाकी की पैसे बचाने के लिए मुझे खुद के ही मॉल में ले आए। मैंने सोचा भी नहीं था आप इतने कंजूस होंगे। जाए आप, मुझे आपके साथ शॉपिंग करनी ही नहीं। इतना कहकर वो वहां से बाहर चली गई। बेचारा सेल्समैन तो उसकी बात सुनकर बेहोश होते होते बचा। जश्न मुस्कुराकर उसे जाते देखता रहा। उसकी ये बच्ची मासूम ही नहीं, थोड़ी क्रैक भी है, लेकिन वो संभाल लेगा, ये सुकून उसके चेहरे पर था। वो भी उसके पीछे पीछे ही स्टोर से बाहर निकलने लगा, लेकिन फिर जल्दी से मुड़ा और उस सेल्समैन के पास आकर उसे एक झन्नाटेदार थप्पड़ देते हुए बोला, अति जश्न सिंह शेखावत नाम है उसका, ऐसे 70 ब्रांड जिसकी जेब में है, उस जश्न सिंह शेखावत पर हुकूमत चलती है उसकी। शॉपिंग का तो पता नहीं, लेकिन जश्न को परेशान करके अति को मजा आ गया था, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए बाहर आ रही थी कि एकदम से एक आदमी से उसकी टक्कर हो गई, लेकिन उस आदमी को देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे।